हाँ, तो आज हम लोग क्लास 12th के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और क्लास 12th के अकाउंट सेक्शन के बारे में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। क्लास 12th में नॉर्मली हम लोगों को अकाउंट्स में क्लास 12th में नॉर्मली हम लोगों को अकाउंट्स, पीएसटी, ईपीएस, हिंदी और इंग्लिश ये 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जिसमें से आज हम अकाउंट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अकाउंट्स में हम लोगों को 3 सेक्शन डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट सेक्शन है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग एनपीओ शॉर्ट में बोलते हैं। उसके बाद सेकंड पार्टनरशिप पढ़ना है हम लोगों को और थर्ड कंपनी पढ़ना है। इस 3 सेक्शन में हम सबसे पहले आज आप लोगों को पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं और पार्टनरशिप को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्टनरशिप को यह स्टार्ट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अगर हम फर्स्ट चैप्टर आपको पहले स्टार्ट कर दे तो फर्स्ट चैप्टर आप डायरेक्ट नहीं समझ पाएंगे, और अगर हम पहले पार्टनरशिप पढ़ाए और उसके बाद उस चैप्टर पे चले तो वो चैप्टर हमारे लिए समझना इजी हो जाएगा। इसी कारण से हम पार्टनरशिप आज आप लोगों के सामने स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब बात आती है कि पार्टनरशिप आया क्यों, पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस क्यों हुआ। तो होता क्या था, आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप। आप लोग जो भी 11th में अकाउंट्स में पढ़े होंगे वो सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़े होंगे, यानी कि एकाकी व्यापार के बारे में, जिसका मालिक कोई एक पर्सन होता है। उसमें कुछ डिफिकल्टियां आती थी, उस डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए पार्टनरशिप बिजनेस को लाया गया। अब डिफिकल्टी क्या आती थी? अब मान लीजिए कोई एक अकेला आदमी कोई बिजनेस कर रहा है, कोई दुकान पे बैठ के बिजनेस कर रहा है। अब अगर उसे बाहर से मार्केटिंग करनी हो, सामान का स्टॉक खत्म हो गया है और बाहर से कोई मार्केटिंग करनी हो, तो उस दिन उनको वो दुकान बंद करके बाहर से मार्केटिंग के लिए जाना पड़ता था, जिसके कारण क्या होता है कि उनका बिजनेस उस दिन के लिए बंद हो जाता है और थोड़ा बहुत जो भी रिवेन्यू उस दिन का हो सकता था वो रिवेन्यू उसके पास वापस नहीं आ पाता है। या फिर मान लीजिए कोई इमरजेंसी उनको हो गया, तो किसी भी इमरजेंसी के केस में भी वो बाहर चले जाते हैं तो उनका बिजनेस क्या होता था, बंद हो जाता था। मतलब इस प्रकार की कुछ दिक्कतें थी, जिसको दूर करने के लिए पार्टनरशिप बिजनेस को लाया गया। अब हम डिस्कस करते हैं कि पार्टनरशिप है क्या। तो सबसे पहले हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है क्या? तो जैसे आप लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश के लिए पहले ग्रामर के अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ता है, या फिर आप हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी को अच्छे से जानने के लिए हमको व्याकरण के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। उसी तरह पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के लिए उसके लिए एक एक्ट बनाया गया जो 1932 में लाया गया। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लाया गया। अब उस 1932 में पार्टनरशिप एक्ट में हमें ये बताया गया कि आपको जो भी आप पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं वो बिजनेस आप इसी के अकॉर्डिंग चला सकते हैं। अगर आप इसके अकॉर्डिंग नहीं चलाते हैं तो आप गिल्टी पाए जाएंगे, यानी आपके ऊपर कोई भी केस या मुकदमा हो सकता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कोई मर्डर कर देता है या कोई कुछ गलत काम करता है तो उसको किसी न किसी एक्ट के अकॉर्डिंग सजा सुनाई जाती है। उसी तरह पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के लिए भी पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया, जो सबसे पहले 1932 यानी 1932 में इंट्रोड्यूस किया गया। ये एक्ट इसलिए बनाया गया कि आप इस बिजनेस को इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही चला सकते हैं। अगर आप उस एक्ट के बाहर जाते हैं, उस एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप बिजनेस को नहीं चलाते हैं तो आप दोषी पाए जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए 1932 में पार्टनरशिप को सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया गया। अब आपके समक्ष आपके सामने ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि साझेदारी अधिनियम को कब लागू किया गया, यानी पार्टनरशिप एक्ट को कब इम्प्लीमेंट किया गया। तो आपका आंसर होगा 1932। अब उसी एक्ट में एक सेक्शन 4 है। किसी भी एक्ट को जब बनाया जाता है तो उस एक्ट में बहुत सारे सब सेक्शन होते हैं, क्लॉज होते हैं, रूल होते हैं। उस एक्ट में बहुत सारे, सब एक्ट में कुछ ना कुछ लिखा होता है। उसी तरह जब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया
तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 4 में पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया। उसमें डिफाइन किया गया तो एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 में बनाया गया, उसके सेक्शन 4 के अनुसार बोला गया कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, यहाँ पे पर्सन्स लिखा हुआ है, इसका मतलब कि बात जो हो रही है वो एक से अधिक पर्सन के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। पार्टनरशिप जो है कम से कम दो व्यक्तियों के बीच का संबंध है, इसीलिए यहाँ पे पर्सन्स लिखा गया, न कि पर्सन लिखा गया। तो पार्टनरशिप दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का एक ऐसा संबंध है जो प्रॉफिट कमाने के मकसद से बनाया जाता है। उस पार्टनरशिप बिजनेस को प्रॉफिट कमाने के मकसद से बनाया जाता है। अब उस बिजनेस को या तो सभी साझेदार मिल करके चलाएंगे, या तो सभी साझेदार मिल करके चलाएंगे, या उन सभी साझेदारों में से कोई एक भी उस बिजनेस को चला सकता है। तो हमने आपको क्या बताया कि 1932 के सेक्शन 4 में बताया गया कि पार्टनरशिप क्या है। तो साझेदारी व्यापार एक ऐसा व्यापार है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा बनाया जाता है। उसका मेन मकसद क्या होता है? तो उसका मुख्य मकसद लाभ कमाना होता है, और उस बिजनेस को या तो सभी साझेदार मिल करके चलाएंगे, या उनमें से कोई एक साझेदार उस पूरे व्यापार का संचालन करेंगे। अब जैसे मान लो कि एक साझेदार कैसे कर सकता है, तो मान लीजिए 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। 3 पार्टनर है जो मिल करके एक साझेदारी व्यापार को चला रहे हैं, बना रहे हैं। किसी कारणवश सी एक दिन उस बिजनेस में नहीं आ पाया। मान लो कि सी क्या हो गया, बीमार हो गया, वो किसी कारणवश उस दिन बिजनेस में नहीं आ पाया। इसका काम था कलेक्शन करना, कि जो भी क्रेडिट सेल होता है उसका कलेक्शन करना इसका काम है। अब उस दिन उसको किसी के यहाँ पैसा कलेक्ट करने जाना था, लेकिन इसकी तबीयत खराब हो गई और पैसा वो कलेक्ट नहीं कर पाया। तो अब ये क्या बोला ए को कि आज हम नहीं आ पाएंगे, आप मेरा बदला जाकर के कहीं से पैसा कलेक्ट कर लीजिए। तो ए मना नहीं करेगा, ए बोलेगा ठीक है, अगर ज़्यादा तबीयत खराब है आप मत आओ, हम आपके बदला पैसा जाके कलेक्ट कर लेंगे। तो कहने का मतलब कि पार्टनरशिप बिजनेस को या तो सब मिल के चला सकता है, या अगर ये दोनों नहीं आने में संभव है, नहीं दोनों का आना संभव नहीं है, तो ये अकेला भी उस बिजनेस को उस दिन चला सकता है। ये जरूरी नहीं कि अगर 3 साझेदार है तो तीनों जब आएगा तभी बिजनेस को चलाया जाएगा। अगर उसमें से कोई आने में सक्षम नहीं है या किसी कारणवश नहीं आ पा रहा है, तो जो बाकी बचा हुआ साझेदार है वो उस बिजनेस को आराम से चला सकता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। ये अभी जो हमने आपको इंग्लिश में डिफाइन किया था उसी का हिंदी है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी व्यापार दो या दो से अधिक, साझेदारी व्यापार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा निर्मित एक ऐसा व्यापार है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है। मतलब साझेदारी व्यापार जो है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा मिलकर के बनाया जा सकता है, और उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होगा। उसका संचालन यानी उस बिजनेस को या तो सभी साझेदार मिल करके चलाएंगे, या उनमें से कोई एक के द्वारा भी संपूर्ण व्यापार का संचालन किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि सभी साझेदार मिल करके ही चलाएंगे। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कि फीचर्स क्या है, किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस का फीचर्स क्या है, यानी उसकी विशेषता क्या क्या है। हम आप लोगों को हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी लेकर के चल रहे हैं, ताकि बिहार बोर्ड में भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में अपना पेपर देना चाहते हैं, तो उनको भी कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके चल रहे हैं। तो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी की विशेषताएं क्या क्या है।
तो साझेदारी की विशेषता समझने के लिए हमको सबसे पहले पार्टनरशिप का डिफिनेशन समझना होगा। अगर हम डिफिनेशन को अच्छे से समझ लिए हैं तो किसी भी चीज़ की विशेषता वहीं से निकल करके आती है। इसलिए हमने पहले आपके साथ पार्टनरशिप को डिफाइन किया कि पार्टनरशिप बिजनेस है क्या। तो अभी हम आपको पार्टनरशिप के बारे में क्या बताएं कि पार्टनरशिप दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया एक ऐसा व्यापार है जो मुख्य मकसद लाभ कमाना होता है उसका, और उस व्यापार को या तो सभी साझेदार मिल करके चलाएंगे या उनमें से कोई एक साझेदार उस पूरे व्यापार का संचालन कर सकता है। अब वहीं से देखिए विशेषताएं निकल के आएगी। तो पहली फीचर्स क्या है, टू और मोर पर्सन्स। टू और मोर पर्सन्स कि एक साझेदारी व्यापार में कम से कम दो व्यक्ति और उससे ज्यादा व्यक्ति भी हो सकते हैं। अब ज्यादा का भी एक लिमिटेशन है। साझेदारी व्यापार में बोला गया जब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बनाया गया तो उस टाइम में ये बोला गया कि एक साझेदारी व्यापार में कम से कम दो व्यक्ति है, लेकिन जब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात आती है कि अधिकतम कितना साझेदार हो सकता है तो वो हमको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं बताया गया। लेकिन कंपनीज एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में हमको एक पार्टनरशिप के बिजनेस मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना होगा ये बताया गया, और वहां पे बताया गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आप 50 रख सकते हैं, कि एक साझेदारी व्यापार में आप अधिक से अधिक 50 साझेदार रख सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं रख सकते हैं। तो दो बातें निकल के आई, पार्टनरशिप बिजनेस में कम से कम दो और अधिक से अधिक आप 50 साझेदार रख सकते हैं। कम से कम के बारे में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा गया है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में हमको नहीं बताया गया। ये कहाँ बताया गया, तो ये हमको इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं क्योंकि कहीं कहीं पे उनको देखने को मिलता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 20 हो सकता है, कहीं कहीं पे देखने को मिलता है कि 200 हो सकता है, कहीं कहीं पे 50 हो सकता है। तो इसके पीछे की कहानी क्या है, जब इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 में बनाया गया तो उस टाइम में बोला गया कि एक साझेदारी व्यापार में साझेदारों की अधिकतम संख्या 20 हो सकती है। फिर उसके बाद जब अमेंडमेंट आया 2012 में, वहां पे बताया गया कि एक साझेदारी व्यापार में साझेदारों की अधिकतम संख्या 200 हो सकती है, लेकिन उसके जस्ट एक साल बाद 2013 में जब अमेंडमेंट आया तो फिर बताया गया कि एक साझेदारी व्यापार में साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 हो सकती है। तो 2013 से पहले 200 होता था, 2012 से पहले 20 होता था। तो जो आपके सीनियर स्टूडेंट्स होंगे जो 2013 से पहले पढ़े होंगे वो आपको कहेंगे कि नहीं 50 नहीं होता है 20 होता है। तो आप उनको अच्छे से समझा सकते हैं कि हाँ आपके टाइम पे 20 होता था, लेकिन इंडियन कंपनीज एक्ट जब 2013 में अमेंडमेंट आया उसमें तो वहां पे बताया गया कि एक साझेदारों की अधिकतम संख्या अब 50 हो सकती है। तो अभी आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए कि साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होगी तो जो लेटेस्ट अमेंडमेंट में हमारा चल रहा है 2013 के अनुसार आप बताएंगे कि एक साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 हो सकती है, चाहे वो किसी भी प्रकार का साझेदार हो, किसी भी बिजनेस का साझेदारी व्यापार हो, उसमें 50 साझेदार ही आप मैक्सिमम रख सकते हैं। सेकेंड है कि एन एग्रीमेंट, जब भी कोई साझेदारी व्यापार किया जाता है तो वहां पे एक एग्रीमेंट का होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अगर आप एग्रीमेंट नहीं रखते हैं तो आपस में कुछ आपसी विवाद के कारण भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इसीलिए जब भी साझेदारी व्यापार किया जाता है तो वहां पे एक एग्रीमेंट का होना आवश्यक है। लेकिन ये एग्रीमेंट ओरल और रिटेन दोनों हो सकता है। कहने का मतलब कि ये साझेदारी व्यापार का जो अनुबंध होता है, एग्रीमेंट जो होता है, वो लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। अगर आप दो आदमी मिलकर के साझेदारी व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं और आपको एक दूसरे पर ज़्यादा ट्रस्ट है, अगर आपको एक दूसरे पर ज़्यादा ट्रस्ट है तो आप वहाँ पे मौखिक एग्रीमेंट रख सकते हैं, ओरली आपस में डिस्कस करके आप एग्रीमेंट बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं भविष्य में किसी प्रकार का दिक्कत हो सकता है तो आप वहाँ पे रिटेन एग्रीमेंट बनाइए। और रिटेन एग्रीमेंट क्या होता है कि आप उसको एज ए प्रूफ कहीं भी पेश कर सकते हैं। तो
अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो हम आपको ये कहेंगे कि जब भी आप साझेदारी व्यापार करते हैं या बनाते हैं तो आप वहाँ पे रिटन एग्रीमेंट बनाइए, क्योंकि रिटन एग्रीमेंट एज ए प्रूफ आप कहीं भी दिखा सकते हैं, एज एन एविडेंस आप कहीं भी दिखा सकते हैं। तो साझेदारी व्यापार में अगर एग्रीमेंट बनाया जाए तो अच्छा कौन सा माना जाएगा? तो साझेदारी व्यापार में जो लिखित एग्रीमेंट होता है, जो रिटन एग्रीमेंट होता है, उसको अच्छा माना जाएगा। कारण कि अगर भविष्य में किसी प्रकार का आपसी विवाद होता है तो वहाँ पे उस एग्रीमेंट के बेसिस पे आसानी से सब सारा चीज क्लियर किया जा सकता है। अब एग्जिस्टेंस ऑफ ए बिजनेस, अगर आप कोई भी साझेदारी व्यापार करते हैं तो वहाँ पे एक व्यवसाय का होना आवश्यक है, कोई ना कोई बिजनेस होना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि हम दोनों आपस में विचार लिए, ए और बी आपस में विचार लिया कि चलो कोई साझेदारी व्यापार करते हैं, लेकिन विचार करके एक लिस्टेड करवा लिया पार्टनरशिप फर्म और आपस में दो आदमी बैठे हुए बस टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा नहीं। कोई ना कोई बिजनेस आपका होना चाहिए, लेकिन वो बिजनेस भी लीगल होना चाहिए। अगर आप कोई भी साझेदारी व्यापार करते हैं, किसी भी बिजनेस का आप साझेदारी के रूप में रजिस्टर करवाते हैं, तो वो बिजनेस आपका लीगल होना चाहिए, कानूनी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम ए और बी आपस में मिलकर के ये डिसाइड किया कि हम दोनों मिलकर के एक बिजनेस करते हैं। बिजनेस आखिर क्या चीज का करते हैं? तो मान के ये दोनों चला कि चलो हम लोग अफीम का बिजनेस करते हैं। तो बताओ क्या अफीम का बिजनेस करना यहाँ पे लीगल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अफीम के बिजनेस को इलीगल माना गया है। इसीलिए आप किसी भी इलीगल बिजनेस का धंधा नहीं कर सकते हैं पार्टनरशिप के तौर पे। अगर जो भी बिजनेस है आपका वो लीगल होना चाहिए, वैधानिक होना चाहिए। अगर आपका बिजनेस लीगल नहीं है, वैधानिक नहीं है, तो फिर आपका पार्टनरशिप बिजनेस इनवैलिड माना जाएगा, गलत माना जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये 3 पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट शेयरिंग। पार्टनरशिप का जब डिफिनेशन बताए थे तो वहां पे हम आपको बताए थे कि पार्टनरशिप बिजनेस का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर बिजनेस करता है तो उसका मेन मकसद लाभ कमाना ही होता है। इसलिए पार्टनरशिप बिजनेस में भी प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, लाभ विभाजन होना चाहिए। अब यहाँ पे लाभ विभाजन क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ का जो मालिक है वो अकेला नहीं है, कम से कम 2 व्यक्ति है। तो जो भी यहाँ पे प्रॉफिट कमाया जाएगा उस प्रॉफिट को दोनों साझेदार के बीच आपस में बांटा जाएगा। अब कैसे बांटा जाएगा? तो वो एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है कि एग्रीमेंट में आप किस तरीके से लिखे हुए हैं, उस हिसाब के उसके बिजनेस को, उसके प्रॉफिट को बांटा जाएगा। तो वहां पे लाभ विभाजन भी होना चाहिए। अनलिमिटेड लायबिलिटी, असीमित दायित्व। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब असीमित दायित्व। अब इसका मतलब क्या? तो अगर आप साझेदारी बिजनेस करते हैं तो उसमें जितना भी साझेदार है सारे प्रॉफिट को आपस में बांटते हैं। लेकिन बात आती है कि अगर मान लीजिए कि लॉस हो गया, किसी भी बिजनेस को लॉस हो गया, तो उस लॉस को अब कौन सहेगा? मानो कि ए और बी जो है बिजनेस कर रहा है, ए और बी एक पार्टनरशिप बिजनेस किया, दोनों 1 लाख रुपए का कैपिटल लगाया, दोनों 1 लाख रुपए का कैपिटल लगाया। 1 साल के बाद जब बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस देखा गया तो वहां पे 4 लाख का लॉस हो गया, वहां पे 4 लाख का क्या हुआ? लॉस हो गया। अब इस लॉस को कौन सहेगा? तो भैया जब प्रॉफिट हो रहा था तो उस प्रॉफिट को ए और बी आपस में बांट रहा था, तो लॉस को भी ए और बी ही आपस में बांटेगा। अब बात है कि ए और बी के कैपिटल को अगर देखा जाए तो दोनों का कैपिटल मिला के 2 लाख रुपया हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में लॉस 4 लाख का हो रहा है। यानी ये 2 लाख रुपया अब कहां से भरा जाएगा? 4 लाख में से 2 लाख तो इस कैपिटल से एडजस्ट हो जाएगा कि इस दोनों के कैपिटल से 1 लाख रुपया पूरा कर लेंगे, लेकिन ये जो बचा हुआ 2 लाख है वो अब कहां से आएगा? तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि पार्टनरशिप में जितना भी साझेदार है सभी साझेदारों का असीमित दायित्व होता है। जितना लॉस होगा वो सारा का सारा जो भी उसमें साझेदार है आपस में बांटेगा,
चाहे उसको अपना पर्सनल प्रॉपर्टी भी क्यों ना बेचना पड़े। ये जो 2 लाख रुपया बचा, इस 2 लाख रुपए को ए और बी ही भरेगा, चाहे वो कहीं से लोन लेकर के भरे या अपना पर्सनल प्रॉपर्टी ला करके दे, उससे कोई मतलब नहीं है बिजनेस को, उसको ए और बी ही भरपाई करेगा। असीमित दायित्व का मतलब यही है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटी का यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे अभी आप लोग रिचार्ज करवाते हैं तो अनलिमिटेड वाला रिचार्ज करवाते हैं, उसमें बात करने की कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप इतना देर ही बात कर सकते हैं, जितना मन उतना कीजिए। उसी तरह एक पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर का लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होता है, वहां पे कोई उसका लिमिटेशन नहीं है। जहां तक लॉस होगा, जितना भी लॉस होगा, उस सारे लॉस को जो पार्टनर है वो आपस में बियर करेंगे, चाहे पार्टनर को अपना पर्सनल प्रॉपर्टी तक क्यों न बेचना पड़ जाए, बेच करके उन्हें पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक, ऑनर एंड एजेंट, कि पार्टनरशिप बिजनेस में जो भी पार्टनर होते हैं उन दोनों के बीच, मतलब उन सभी पार्टनर के बीच ऑनर और एजेंट का संबंध होता है। ऑनर एंड एजेंट का मतलब क्या, कि उस पार्टनरशिप बिजनेस का जो मालिक होता है वो भी पार्टनर ही होता है, और वहां पे अगर एजेंट के तौर पे कोई काम करता है तो वो भी पार्टनर ही होता है। जैसे ए और बी यहाँ पे साझेदार है, तो ये दोनों इस बिजनेस का ऑनर भी है, लेकिन बी किसी कारणवश उस दिन बिजनेस में नहीं आ पाया, तो बी का काम कौन कर लेगा, ए करेगा, बट एज एन एजेंट करेगा। कहने का मतलब है कि अगर आप कोई भी साझेदारी व्यापार करते हैं तो वहां पे जितने भी साझेदार है वो उस व्यापार का मालिक तो है ही, साथ के साथ एक दूसरे का एजेंट भी कहलाते हैं। आई होप कि फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा, फिर भी एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या, पहला कि 2 और मोर पर्सन, कि कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए और अधिक से अधिक 50। कम से कम के बारे में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में बताया गया है, लेकिन अधिक से अधिक के बारे में हमको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं बताया गया। ये हमको इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया कि साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 होगी। दूसरा, एन एग्रीमेंट, कि एक साझेदारी व्यापार में एक अनुबंध का होना आवश्यक है, एग्रीमेंट का होना आवश्यक है, लेकिन वो एग्रीमेंट ओरल या रिटन, लिखित या मौखिक दोनों हो सकता है। अच्छा किसको माना जाएगा, तो अच्छा रिटन एग्रीमेंट को माना जाएगा, क्योंकि उसे हम एज ए प्रूफ कहीं पर भी पेश कर सकते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ ए बिजनेस, एक पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस का होना आवश्यक है, बट वो बिजनेस कैसा होना चाहिए, तो लीगल होना चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। चौथा, प्रॉफिट शेयरिंग, कि एक पार्टनरशिप फर्म का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, इसलिए वहां पे जो भी लाभ विभाजन होगा वो उस पार्टनरशिप में दिया हुआ होना चाहिए। अनलिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनरशिप फर्म में जितने भी साझेदार होते हैं उसकी लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड होगी, उसका कोई लिमिटेशन नहीं हो सकता है, चाहे उस लॉस को, चाहे उस लायबिलिटी को पार्टनर अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेच करके ही पूरा क्यों ना करे, करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। ओनर एंड एजेंट, एक पार्टनरशिप बिजनेस में जो साझेदार होता है वो उस व्यापार का मालिक तो होता ही है, साथ के साथ एक दूसरे का एजेंट भी होते हैं। क्लियर है? उसी का यहाँ पे हिंदी में बताया गया है कि हिंदी में क्या है, तो भैया साझेदारी की विशेषताएं, जो फीचर्स हम आपको बताए थे उसी को हिंदी में साझेदारी की विशेषता बोलते हैं। पहला विशेषता है कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए, और अधिक से अधिक कितनी होगी, 50 होगी। अधिक से अधिक के बारे में हमको कंपनीज एक्ट में बताया गया है, कंपनीज एक्ट 2013 में। एक अनुबंध का होना आवश्यक है, अनुबंध लिखित या मौखिक दोनों हो सकता है। वैधानिक व्यवसाय होना चाहिए, एक साझेदारी व्यापार में जो बिजनेस होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। लाभ विभाजन अनुपात वहां पे दिया रहना चाहिए कि जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको आपस में कैसे बांटा जाएगा। असीमित दायित्व, किसी भी साझेदारी व्यापार का जो दायित्व होता है, साझेदार का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है, उसका कोई सीमित नहीं है, किसी भी लिमिट तक
नहीं है, वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, मतलब जितना भी लॉस होगा वो आप जहां से दीजिए आपको भरपाई करना होगा। और एक साझेदारी व्यापार में साझेदार जो है वो स्वामी तो होता ही है, साथ के साथ एक दूसरे का एजेंट भी कहलाता है। अब इसमें से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन में आ सकता है, पूछ सकता है कि एक साझेदारी व्यापार में अधिक से अधिक कितनी संख्या हो सकती है, तो अधिक से अधिक 50 हो सकती है। एक साझेदारी व्यापार में अनुबंध जो है वो कैसा हो सकता है, लिखित होगा या मौखिक होगा, या लिखित या मौखिक दोनों होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, लिखित या मौखिक दोनों हो सकता है। एक साझेदारी व्यापार में जो व्यवसाय होगा वो कैसा होना चाहिए, तो वैधानिक होना चाहिए, लाभ विभाजन अनुपात उसमें होना चाहिए। साझेदारों का दायित्व कैसा होता है, तो साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। क्या एक साझेदार को स्वामी के साथ साथ एजेंट बोला जा सकता है, तो जी बिल्कुल बोला जा सकता है। तो ये सारा आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकता है, वहां पे आसानी से आप काम कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक कि कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है जो हम आपको अभी बता रहे हैं, एक दो पॉइंट और, कि ए माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर। माइनर कहने का मतलब नाबालिग। अब नाबालिग का मतलब क्या, कि अंडर 18 ईयर्स। कि एक साझेदारी व्यापार में जो है, अगर आप 18 साल से किसी कम आदमी को साझेदार बनाते हैं तो वो वैलिड नहीं है। साझेदारी एक्ट में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में बोला गया कि आप किसी भी साझेदार को जो माइनर है उसको आप साझेदार नहीं बना सकते हैं। हाँ, वो लाभ में हिस्सा ले सकता है लेकिन साझेदार उसको नहीं बनाया जा सकता है। क्लियर? क्योंकि जो माइनर होता है उसमें उतना सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, वो प्रॉफिट तो लेगा लेकिन लॉस नहीं बर्दाश्त कर सकता है, इसीलिए इसके पीछे लॉजिक है कि उसको साझेदार आप नहीं बनाइए। हाँ, प्रॉफिट में हिस्सा लेने के लिए उसको रख सकते हैं लेकिन आप उसको पार्टनर नहीं बना सकते हैं। जब एक साझेदारी फर्म बनाया जाता है, जब एक साझेदारी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, तो वहां पे बहुत सारा साझेदार होता है। मान लीजिए कि ए, बी और सी तीन साझेदार है, वहां पे ए, बी और सी तीन साझेदार है। अगर इस तीनों के बारे में पूछा जाए कि इस पार्टनरशिप बिजनेस में ए क्या है, तो हम बोलेंगे इस पार्टनरशिप बिजनेस में ए एक पार्टनर है, साझेदार है। बी क्या है, तो बी भी एक पार्टनर है। सी क्या है, तो सी भी एक पार्टनर है। कहने का मतलब कि अगर साझेदारी व्यापार में व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअली अगर बोला जाए तो इंडिविजुअली सभी को पार्टनर बोला जाएगा, लेकिन जब कलेक्टिवली इकट्ठा पूछा जाए, सामूहिक रूप से पूछा जाए, तो उसको हम पार्टनर न कह के फर्म बोलते हैं। तो दो पॉइंट हमने आपको बताया कि एक साझेदारी व्यापार में माइनर को साझेदार नहीं बनाया जा सकता है, उसे लाभ में हिस्सा दिया जा सकता है लेकिन उसे साझेदार नहीं बनाया जा सकता है। दूसरा कि एक साझेदारी व्यापार के सदस्य को, मेंबर को व्यक्तिगत रूप से साझेदार बोलेंगे, पार्टनर बोलेंगे, और सामूहिक रूप से अगर पूछा जाए तो उसको फर्म बोलेंगे। उस फर्म को जिस नाम से चलाया जाता है उसको हम फर्म का नाम बोलेंगे। मान लीजिए ये तीनों मिलकर के बिजनेस का नाम रखा, पार्टनरशिप फर्म का नाम रखा ABC LLP, तो ABC LLP जो है वो क्या कहलाएगा, फर्म का नाम कहलाएगा। ये तीनों पार्टनर है व्यक्तिगत रूप से, और सामूहिक रूप से क्या कहलाएगा, फर्म। और इस फर्म को जिस नाम से चलाया जाएगा उसको फर्म का नाम बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव में यहाँ से भी आ सकता है क्वेश्चन कि एक पार्टनरशिप फर्म में जो भी मेंबर होते हैं उसको व्यक्तिगत रूप से क्या बोलेंगे, तो व्यक्तिगत रूप से साझेदार बोलेंगे। सामूहिक रूप से क्या बोलेंगे, फर्म बोलेंगे। और फर्म को जिस नाम से चलाया जाएगा उसे फर्म का नाम बोलेंगे। तो आज का मेरा टॉपिक यही था, यहीं पे आज के टॉपिक को हम क्लोज करते हैं। एक बार क्लोज करने से पहले हम सारे टॉपिक को फिर से क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ताकि जो भी आज हम पढ़े उस सारा माइंड में अच्छे से सेट हो जाए। ध्यान रखना कि किसी भी चीज़ को रटने की जरूरत नहीं है, अगर आप क्लास में कंसंट्रेट होके पढ़ते हैं तो सारा चीज़ यहीं पे क्लियर हो जाएगा, किसी भी चीज़ को रटने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो चलिए।
यहाँ से आज का मेरा टॉपिक स्टार्ट हुआ था। मेरे चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप फंडामेंटल। इस चैप्टर में आज हम लोग क्या पढ़े, तो सबसे पहले इस चैप्टर में पार्टनरशिप का डिफिनेशन हम लोग देखे कि डिफिनेशन इस पार्टनरशिप का क्या होगा। डिफिनेशन क्या दिखे, अच्छा पार्टनरशिप का डिफिनेशन कहाँ दिया गया है, तो सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के 1932 के सेक्शन 4 में। ऑब्जेक्टिव में यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बनाया गया और वहाँ पे जो सेक्शन 4 है वहाँ पे पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया और उसमें क्या बोला गया कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, कि पार्टनरशिप व्यक्तियों के बीच का एक संबंध है। व्यक्तियों कहने का मतलब एक से ज्यादा आदमी, ठीक है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन, पार्टनरशिप जो है व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिसका मकसद होता है क्या, लाभ कमाना। और उस बिजनेस को या तो सभी मिल करके चलाएगा या उसमें से कोई एक भी उस व्यवसाय को, उस पार्टनरशिप बिजनेस को चला सकता है। यहां तक क्लियर होगा आई थिंक। तो अब इसी का हिंदी में हम डिफाइन किए थे। हिंदी में क्या बोले थे कि भारतीय साझेदारी अधिनियम की 1932 की धारा 4 के अनुसार, धारा 4 मतलब पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में साझेदारी व्यापार को डिफाइन किया गया। डिफाइन क्या किया गया कि साझेदारी व्यापार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा निर्मित एक ऐसा व्यापार है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। कि वो क्या करता है, उसका मेन मकसद होता है लाभ कमाना। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा निर्मित एक ऐसा व्यापार है जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है और उस व्यवसाय को या तो सभी साझेदार मिलकर के चलाएंगे या उनमें से किसी एक साझेदार के द्वारा भी संपूर्ण व्यापार का संचालन किया जा सकता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स कहने का मतलब कि साझेदार की विशेषता क्या है, और साझेदार की विशेषता के बारे में हम आपको बताए कि अगर आप पार्टनरशिप के डिफिनेशन को सही से समझ चुके हैं तो साझेदार की विशेषता को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि किसी भी चीज़ की जो विशेषताएं होती है वो उसके डिफिनेशन से ही निकल करके आता है। तो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में हम आपको क्या बताएं कि कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए, और कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए और अधिक से अधिक 50 व्यक्ति का होना आवश्यक है, ठीक है। एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट ओरल और रिटेन दोनों हो सकता है, मौखिक और लिखित दोनों हो सकता है, लेकिन लिखित एग्रीमेंट को अच्छा माना जाता है। एक बिजनेस का होना आवश्यक है और वो बिजनेस जो है लीगल होना चाहिए। वहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए। साझेदार की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है और साझेदार के बीच जो है ऑनर और एजेंट का संबंध होता है। ये हमारा फीचर्स था, ये हमारा विशेषता था। इसके बाद कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हम आपको लिखवाए थे, जिसमें 2 पॉइंट हम जनरली आपको भी बताए थे। वो 2 पॉइंट था कि एक माइनर को साझेदार नहीं बनाया सकता है, जो भी एक नाबालिग है उसको साझेदार नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन उसको लाभ में हिस्सा दिया जा सकता है। दूसरा पॉइंट था कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म में मेंबर को व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए कि व्यक्तिगत रूप से क्या बोलते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली उसको पार्टनर बोलेंगे और सामूहिक रूप से उसको फर्म बोलेंगे, और उस फर्म को जिस नाम से चलाया जाता है उसे फर्म का नाम बोलेंगे। तो आई थिंक आज का जो भी टॉपिक था वो क्लियर हो चुका होगा, इसमें आप लोगों को कोई समस्याएं नहीं होगी। यहाँ से एग्जाम में लगभग 2-4 ऑब्जेक्टिव आपको हर एग्जाम में रहता ही है, तो अच्छे से इसको कवर कीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।